नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानी तीसरी कसम के बारे में। इस कहानी का हम सारांश जानेंगे, उसकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है, यानी एक तरह से इस कहानी की हम समीक्षा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यह कहानी तीसरी कसम किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कहानीकार हैं। ठीक है, बिहार राज्य से यह जो है संबंधित हैं यह लेखक। और वहाँ के जो कह सकते हैं कि अंचल विशेष जैसे पूर्णिया जिला और बिहार के पृष्ठभूमि, वहाँ की गांव, वहाँ का प्रकृति, वहाँ का वातावरण, सब कुछ इनकी उपन्यासों और कहानियों में हमको नज़र आता है। वहाँ के गाँवों का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो हम इनका जो सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा है मैला आंचल, 1954 में आया हुआ, और प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सब इनके कुछ चर्चित उपन्यास है। मैला आंचल तो एक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। तो हम उस उपन्यास पर भी बाद के वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उनकी कहानी तीसरी कसम, ठीक है, उसको देखने जा रहे हैं। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह की बात कर ले तो उनकी कहानी संग्रह है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ठीक है, और रेणु रचनावली। ये सब उनके कहानी संग्रह हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और तीसरी कसम कहानी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगी हुई है और एक बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छी और अंचल विशेष को उजागर करने वाली, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित बहुत ही शानदार कहानी है तीसरी कसम। एक तरह से ये प्रेम कथा भी है। और इस कहानी पर 1966 में इसी नाम से फिल्म भी बनी थी। ठीक है, तो बहुत सुंदर कहानी है। आइए इसकी हम समीक्षा करते हैं। तीसरी कहानी जो है, इस पर एक फिल्म बनी 1966 ईस्वी में तीसरी कसम के ही नाम से, ठीक, जिसका निर्माण शैलेंद्र ने किया था और निर्देशन इसका बासु भट्टाचार्य ने किया था। और इसमें भूमिका निभाए थे जो हैं राज कपूर और वहीदा रहमान ने। ठीक है, राज कपूर ने इसमें हीरामन का और वहीदा रहमान जो है हीराबाई की भूमिका निभाए थे, जो कि इसमें के मुख्य महिला पात्र और पुरुष पात्र हैं। और इस फिल्म के संवाद खुद फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखा था, जो कि इस कहानी के भी लेखक हैं। ठीक है, तो तीसरी कसम कहानी, इसका नाम है, पूरा नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इस कहानी में मुख्य घटना क्या घटती है? बैलगाड़ी का एक सफ़र है। ठीक है, हीरामन जो है गाड़ीवान है और हीराबाई एक नर्तकी है, जो कि एक नाटक कंपनी में काम करने वाली स्त्री है, जो कि उसकी गाड़ी में बैठती है। तो बैलगाड़ी के कुछ एक घंटों के सफ़र में ही हीरामन और हीराबाई के मध्य एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। इसी पर ये पूरी कहानी है। तो कुछ घंटों के लिए बैलगाड़ी में सफ़र करती है हीराबाई हीरामन की गाड़ी में, और उसी के बीच उनके बीच एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है, और यह आत्मीय संबंध प्रेम का था। हालांकि कहीं भी पूरी कहानी में इस प्रेम की स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है, न स्वयं से, मतलब कि न ही प्रेमी से और न ही संगी साथियों से, यानी कि न हीराबाई या न हीरामन और न ही उसके मित्र, कहीं से भी यह नहीं पता चलता है कि दोनों आपस में प्रेम के आत्मीय संबंध उनके बीच उत्पन्न हो गया है। लेकिन यह वास्तव में ये जो आत्मीय संबंध, ये लगाव जो उनके बीच था, वो प्रेम का ही था। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित है, यानी कहीं भी प्रेम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें प्रेम की व्यंजना हुई है। वर्ग विभक्त शोषक समाज सौंदर्य एवं कला को उचित सम्मान न देने पाने को अभिशप्त है। उसकी दृष्टि आलोचनात्मक और निर्णयात्मक होती है। हीराबाई की सारी कलात्मकता, सारा सौंदर्य उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे दे सकती है, जिसे वो अपना कह सके और जो उसे अपना कहकर सम्मानपूर्वक स्वीकार कर सके। क्यों? क्योंकि हीराबाई क्या है? एक कंपनी में काम करने वाली स्त्री है। तो उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसे वो अपना कह सके और जो व्यक्ति उसे सम्मान दे सके, उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया था। छद्म प्रेम निवेदन करने वालों की उसके जीवन में कमी नहीं है। ठीक है, छद्म प्रेम तो सभी निवेदित करते हैं, लेकिन कोई उसको
वास्तविक सम्मान या अपनापन देने वाला नहीं मिला था। सामाजिक अजनबीपन की ऐसी स्थिति में रहने के लिए वो अभिशप्त है। हीराबाई के बच्चों की सी महीन फेनुगिलाशी बोली सुनने और उसकी परी का सा सुंदर रूप देखने पर हीरामन के हृदय में एक आकर्षण उत्पन्न होने लगा था हीराबाई के प्रति। गंध, शब्द, रूप के आकर्षण से जिस भावना का उदय हीरामन के हृदय में होने लगा था, वह हीराबाई के कोमल और मधुर स्वभाव का आधार पाकर और पुष्ट हो चला था। यानी दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। जितनी मीठी हीराबाई की बोली थी, उतना ही मोहक उसका रूप और मुस्कुराहट भी, और खुशबू वाली, ये सारे तत्व उद्दीपन का कार्य करते हैं और उसके हृदय में प्रेम भाव जागृत होने लगता है। किसके हृदय में? हीरामन के हृदय में हीराबाई के प्रति। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागनी बजने लगती है और सारी देह सिरसिराने लगती है। ये सभी संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। दोनों के प्रति प्रेम पनपना व्यंजित होता है। बातों बातों में हीराबाई ने भी परख लिया कि हीरामन सचमुच हीरा है, यानी कि स्वभाव से दुनियादारी से दूर, बैलों और गाड़ीवानी में ही मग्न, खुले दिल से हंसने वाला, सहज सरल निश्चल हीरामन हीराबाई को भी भा गया। आश्रय हीराबाई बन गई, आलम्बन हीरामन। ठीक, यानी दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव पनपने लगा। सहज आकर्षण क्रमशः प्रेम की भावना में परिवर्तित होता जाता है। पूरी कहानी एक प्रगीतात्मक वातावरण का निर्माण करती चलती है, परंतु यह प्रगीतात्मक मानवीय संवेदनाओं को धुंधलाता नहीं है, अपितु उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन को भी पकड़कर उजागर कर देने में सक्षम है। इस कहानी में प्रगीत और गद्य, स्वप्न और यथार्थ, मिथक और जीवन, इन सब का विलक्षण सम्मिश्रण है। आपको इस कहानी में कई सारे गीत भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि मूल संवेदना प्रेम को एक नया आयाम देते चलते हैं। तेगछिया गांव से निकलने पर, तेगछिया गांव से जब गाड़ी क्रॉस करती है, तेगछिया गांव से निकलने पर जब बच्चे पर्दे वाली गाड़ी को देखकर तालियां बजा बजा कर गाना गाते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया गाते चलते हैं, तो यह गीत सुनकर हीरामन के सोए हुए अरमान मानो जग जाते हैं। महुआ घटवारिन की लोक कथा कहानी में अर्थ को नए आयाम से भरती है, जो कि कहानी की अर्थ व्याप्ति की दृष्टि से अत्यंत सार्थक है। महुआ घटवारिन हीरामन का बहुत ही प्रिय गीत है, यानी एक लोक कथा पर आधारित एक गीत जो कि महुआ घटवारिन का उसमें वर्णन है, वो हीरामन का बहुत ही प्रिय गीत था। और कहीं ना कहीं वह लोक कथा इस कहानी को एक नए आयाम देती है। गीत गाते गाते, महुआ घटवारिन का गीत गाते गाते हीरामन इतना तल्लीन हो जाता है कि उसके सामने गीत का दृश्य रूप लेने लगता है। सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है, अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है और उसी चमक में लहरों में लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। ठीक है, तो जो गीत में वर्णन है वैसा ही कोई दृश्य उसके सामने आने लगता है। ठीक, गीत गाते गाते वह बिल्कुल मग्न हो जाता है। गाड़ी चलाते समय वो महुआ घटवारिन की लोक कथा पर आधारित गीत जो है गा करके सुनाता रहता है और उस गीत को गाते गाते वह उसमें पूरी तरह मग्न हो जाता है। प्रेम में मान भी होता है, मान यानी रूठना। हीराबाई का जाते समय बख्शिश को रुपए देने से हीरामन का मान आहत होता है। प्रेम बराबरी की मांग करता है। हीरामन मन ही मन रूठ गया था, मगर मेले में मिलने पर जब हीरामन ने पाकिटमारी के डर से अपने रुपए की थैली हीराबाई को रखने को दी और हीराबाई ने उसे अपने चमड़े के बक्से में रख लिया, बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर, तो पल भर में निश्चल हीरामन के मन का मान अभिमान दूर हो गया। यानी कि जो एक ईर्ष्यावश हीराबाई जब बख्शिश को रुपए देने लगती है, उस समय हीरामन जो है थोड़ा सा आहत होता है, उसे थोड़ा सा रुष्ट होता है। लेकिन जब हीरामन पाकिटमारी के डर से अपने रुपए हीराबाई को रखने के लिए देता है और हीराबाई उसे अपने चमड़े के बक्से में सहेज कर रख लेती है, तो इससे हीरामन के मन का जो है मान अभिमान दूर हो जाता है और उसकी जो है जो उसका रूठना था वह भी खत्म हो जाता है। मूक प्रेम का ऐसा भाव प्रवण
चित्रण हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। प्रेम के अनुभव में पंचेंद्रियों का काफ़ी महत्व है, पांचों इंद्रियों का। प्रेम कहानी होने के कारण, यानी कि तीसरी कसम एक प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी होने के कारण तीसरी कसम में स्पर्श, गंध, शब्द, रूप के सम्यक वर्णन मिलते हैं। रेणु ने इस कहानी में हीरामन और हीराबाई के प्रेम के इंद्रिय बोध को अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। कहानी की शुरुआत ही पीठ में गुदगुदी लगने से होती है। यह स्पर्श बोध गाड़ी में स्त्री की मौजूदगी के फलस्वरूप है। उसकी देह सिरसिराने लगती है। गंध तो पूरी कहानी में व्याप्त है। रह रह कर गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। गाड़ी महक रही है। मुस्कुराहट में भी खुशबू है। तेगछिया में कजरी नदी के घाट पर जब हीरामन हीराबाई के तकिए पर हाथ रख झुकता है तो खुशबू उसकी देह में समा जाती है। तीसरी कसम में जिस तीसरी इंद्रिय बोध का चित्रण है वो है शब्द। हीराबाई की आवाज़ बच्चों की सी बोली जैसे फेनुगिलाशी बोली है। हीराबाई भी हीरामन की मधुर आवाज़ पर मुग्ध है। हीराबाई भी रूपवती है। हीराबाई रूपवती भी है। उसकी परी जैसा रूप देखकर हीरामन अभिभूत हो जाता है। कान के फूल, नाक की छवि, ये सब श्रृंगार सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हुए हीरामन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यानी रूप, रंग, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सभी से हीरामन और हीराबाई के बीच प्रेम जो है उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वह विकसित भी होता है। घाट पर जाने के लिए गाड़ी से उतरती हीराबाई के लाल लाल तलुए व चूड़ा दही खाती हीराबाई के लाल लाल होठ पर गोरस का परस, ये सारे रूप हीरामन के आकर्षण को बढ़ाते जाते हैं। पांचवा इंद्रिय बोध इसमें स्वाद का भी है। स्पष्ट रूप से इस कहानी में व्यंजित नहीं हुआ है, लेकिन कजरी नदी के किनारे दही, चूड़ा, चीनी व नननपुर की हाट में चाह, यह एक संकेत है। इससे पता चलता है इस पूरी कहानी में रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सब की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति हुई है, जो दोनों के बीच प्रेम की जो है पराकाष्ठा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। लेकिन इस प्रेम की परिणति मिलन में नहीं होती। दोनों के बीच पनपता है प्रेम, लेकिन उसकी परिणति मिलन नहीं है। रोमानी, वैसे भी प्रेम की परिणति अक्सर मिलन होती भी नहीं है। रोमानी सपनीली दुनिया से गुजरती कहानी अंत में यथार्थ के धरातल से टकराती है। एक दूसरे से अनकहा प्रेम करने के बावजूद उन्हें इस यथार्थ की प्रतीति थी कि उनका यह प्रेम कभी फलीभूत नहीं हो सकता। दोनों की दुनिया काफ़ी अलग अलग है, जो कि स्वाभाविक तौर पर एक नहीं हो सकती। न हीरामन का मन गाड़ी चलाना छोड़ मेले नौटंकी में रम सकता है, और न ही हीराबाई अपनी स्वतंत्रता और ख्याति छोड़कर घर गृहस्थी में अपना मन अधिक रमा सकती है। यानी दोनों की अपनी अलग अलग दुनिया है। यहाँ हीरामन और हीराबाई का प्रेम अपनी नियति जानता भी है और मानता भी है। उन्हें पता है कि उनका प्रेम जो है यथार्थ के धरातल पर स्वीकृत नहीं हो पाएगा, या फिर उनका मिलन संभव नहीं है। अतः इसमें विरोध की प्रवृत्ति न होकर यथार्थ की स्वीकृति है। हाँ, विछोह की कसक अवश्य है, दोनों के मन में रह जाती है, जिसके फलस्वरूप विदाई के समय हीराबाई का गला भर आता है और गाड़ी छूटने की आवाज़ से कलेजे की बड़ी धड़कन को ठीक करने के लिए हीरामन को अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचलना पड़ता है, और अंततः वह तीसरी कसम खाने को विवश हो जाता है। तीसरी कसम क्या है? तीसरी कसम खाता है वह कि फिर कभी मैं गाड़ी में कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। इसके पूर्व वह अलग अलग कारणों से 2 कसम खा चुका था। एक तो अपनी गाड़ी पर कभी बांस न लादने की कसम, दूसरी चोर बाजारी या कला बाजारी का सामान अपनी गाड़ी पर न लादने की कसम, और तीसरी कसम इस घटना के बाद उसे यह खानी पड़ती है कि कभी भी किसी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। ठीक, तो यह है इसकी कहानी। और तीसरी कसम का जो शिल्प है वो किस्सा गोई शैली में है। ठीक, कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि सुन रहे हैं, और एक एक पात्र, परिवेश, दृश्य सब हमारी आंखों के सामने से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कहानी अतीत में ना होकर वर्तमान में घटित हो रही है।
ठीक, अतीत में यह तब जाती है जब पूर्वदीप्त पद्धति के माध्यम से कहानीकार हीरामन की पहली 2 कस्मों का प्रसंग उठाता है। यानी इसमें फ्लैशबैक्स पद्धति भी का प्रयोग भी लेखक ने किया है। फ्लैशबैक के माध्यम से हीरामन अपनी पहली 2 कस्मों के प्रसंग को याद करता है। ठीक, इस कहानी में पूरी तरह से स्थानीय रंग प्रतिष्ठित हुआ है, जिसमें स्थान, कला और समाज को रेणु जी ने चित्रित किया है। ठीक है, ग्रामीण परिदृश्य हमको यहाँ पर दिखाई देता है। हीरामन और हीराबाई इसके मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा जो भी पात्र इस कहानी में आए हैं उन सबका अपना निजी व्यक्तित्व है, जिसको रेणु जी ने बड़े ही कौशल के साथ उकेरा है। हालांकि 2 ही मुख्य पात्र हैं और उनके सहयोगी पात्र, मित्र इत्यादि हैं। ठीक है, कहानी के पात्रों के संवाद और स्वगत कथनों के माध्यम से ही हम उनसे परिचित होते चलते हैं। ठीक है, तीसरी कसम में रेणु जी ने मिथकों का भी बहुत सार्थक प्रयोग किया है। मन की अनुभूतियाँ सहज और प्रभावशाली रूप से इन मिथकों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई हैं। और तीसरी, जिस भाव प्रवणता से महुआ घटवारिन के मिथक के माध्यम से संवेदनाएं सघन रूप में उभर कर सामने आने में सक्षम हुई है, वैसी संवेदना उभारने के लिए कई पृष्ठ भी पूरे नहीं पड़ते। उसको एक मिथक के माध्यम से, महुआ घटवारिन की लोक कथा के माध्यम से बहुत ही सहज तरीके से इसमें उकेरा गया है। तीसरी कसम कहानी के परिवेश को उभारने में बहुत बड़ा हाथ उनकी भाषा का भी है, रेणु जी की भाषा का। ठीक, क्षेत्र विशेष की कहानी होने के कारण इसमें स्थानीय रंग खूब दिखता है, परंतु कहीं भी भाषा बोधगम्यता का दामन छोड़कर दुरूह और क्लिष्ट नहीं हुई है। यानी भाषा एकदम सरल है, दुरूह और क्लिष्ट नहीं है। कहानी में हीरामन और उसके बैलों के मध्य अनूठा संबंध ग्रामीण जीवन की झलक देता है। यही ग्रामीण जीवन की थाती है, किसान का या गाड़ीवान का अपने बैलों के प्रति जो संबंध है। न केवल हीरामन अपने मुख बैलों की भाषा समझ लेता है, अपितु बैल भी न केवल उसकी बात समझते हैं बल्कि मानते भी हैं। तो यह एक खूबसूरत प्रेम कथा, आंचलिक कथा, जिसमें स्थानीयता की झलक है, जिसमें ग्रामीण भारत की झलक है, जिसमें निश्चल प्रेम की झलक है। ठीक है, यह कहानी बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही शानदार है और हर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस कहानी को अवश्य ही पढ़ते हैं। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार इसको पढ़ के इसको समझने का प्रयास करिए। और इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।